चलिए, स्वागत है आप लोग का इलास्टिसिटी के 4th लेक्चर में। और आज हम लोग इलास्टिसिटी का जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज है वो खत्म कर लेंगे। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्चुअल चीज खत्म हो जाएगा और मैंने कोशिश किया है ना कि थ्योरीज इतना बेसिक चीज है वो आप खत्म कर लें। उसके बाद मैं हर बैच में अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन करा के वीडियोस रिकॉर्ड कर दूं, उनको सीरीज में ऐड कर दूं, ताकि आपके पास हर चैप्टर के ऊपर ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो, अच्छे बुक्स का। अब सारे तो एक ही बैच में नहीं हो सकते, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर लेक्चर सीरीज में, हर चैप्टर्स में कम से कम अच्छे क्वेश्चंस का मैक्सिमम बुक्स का कलेक्शन हो सके। तो भले आज थ्योरी खत्म हो जाए आप लोगों में और एक क्लास और प्रैक्टिस का आप लोग में हो, लेकिन उसके बाद भी और सीरीज में ऐड होते रहेंगे, ठीक, डिफरेंट बुक्स का। तो इसमें एक टॉपिक जो हम लोग का बच गया था, हम लोग पढ़ रहे थे हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन और हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट लगते हैं E, और इस E को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि 3 तरह का होता है। मॉडुलस ऑफ जो कितने तरह का होता है? 3। पहला था यंग्स मॉडुलस, पहला था जिसको हम लोग गामा से लिखते हैं, और इसके बारे में कब सोचते हैं? देखिए आज आप लोग एकदम पढ़ के आए हैं, मेहनत करके आए हैं, और अब थोड़ा सा आप लोग का आवाज भी निकल रहा है। नहीं तो पहला दिन तो लग रहा था हे भगवान कैसा बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं, और बच्चों से रिस्पांस आता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो यंग्स मॉडुलस की बात कब कहते हैं? जब चेंज इन लेंथ होता है। दूसरा कौन सा मॉडुलस? बल्क मॉडुलस। वाह, बल्क मॉडुलस को B से लिखते हैं, और इसकी बात कब कहते हैं? जब चेंज इन वॉल्यूम। इतना भी नहीं सोचते, चेंज इन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम में चेंज हो। तो हम लोग ये यंग्स मॉडुलस भी पढ़ लिए थे, और आज हम लोग एक तीसरा पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस, ये इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, और कैपिटल G से लिखते हैं। इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और कैपिटल G से लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में क्या समझिए, इसके बारे में हम लोग कब चर्चा करते हैं? जैसे आप मान लो एक हम लोग कोई बॉडी ले लें, जैसे ये एक डस्टर है, इसको आप एक बॉडी समझिए। अगर इस बॉडी को खींचा जाए ऐसे करके, इधर से भी खींचे, इधर से भी खींचे, तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, और एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया भी है, ये वाला एरिया भी है, और ये वाला एरिया भी है ना। अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊं तो देखिए, ये अगर एक बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी, ये अगर एक 3 डायमेंशनल बॉडी है और इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग इधर से F, और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं F। तो अगर आपसे स्ट्रेस पूछा जाए तो आप बहुत सारे एरिया को डिवाइड करके स्ट्रेस निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला एरिया डिवाइड करके स्ट्रेस निकाल सकते हैं, बोलो। yes, तो जब ये वाला एरिया डिवाइड करके स्ट्रेस निकालेंगे ना, तो आप देखो ये वाला जो एरिया है, एरिया का प्लेन तो ऐसे है, लेकिन फोर्स ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। आप समझ पा रही है? फिर समझिए, तो ये बॉडी है, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, और ये एरिया का प्लेन कैसे है? ऐसे है ना, बोलो। ये एरिया का प्लेन फोर्स के क्या है? तो जब इसके लिए हम लोग कहेंगे एरिया प्लेन इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। जब ऐसा होता है तब जो स्ट्रेस आता है, तब जो F/A1 कह लेते हैं, इस एरिया क्या कह लेते हैं? A1।
तब F/A1 करके जो स्ट्रेस आता है उसको सिग्मा से लिखते हैं और इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? और आज तक जो हम लोग अभी तक जितना स्ट्रेस चर्चा किया वो यही वाला था। फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया लिखते थे, जब कोई रॉड ऐसे होता था और इधर फोर्स लगता था, तो फोर्स जो है एरिया के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। तो सर ये तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंगे तो आएगा ना नॉर्मल स्ट्रेस? नहीं, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर हो तब जो आएगा। एरिया प्लेन क्या होना चाहिए? फोर्स के परपेंडिकुलर। तब जो स्ट्रेस आएगा उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। तो अगर क्यूबॉइड की बात करें तो इसके लिए इस एरिया से डिवाइड करोगे तब भी नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और इसके एरिया से करोगे तो भी नॉर्मल स्ट्रेस और दोनों बराबर ही आएगा क्योंकि एरिया तो सेम ही है, फोर्स भी और हम लोग को क्यूबॉइड का ही केस पढ़ना है क्योंकि ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, आगे हम लोग को पढ़ना होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अभी 11th में बहुत बस इंट्रो पढ़ना है। तो ये दो केस, दोनों में क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का प्लेन फोर्स के ही डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे एरिया प्लेन क्या है? फोर्स के पैरेलल है। एरिया प्लेन क्या है? फोर्स के मतलब अगर ये वाला बात करें तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि एरिया प्लेन इज पैरेलल टू फोर्स। एरिया प्लेन इज पैरेलल टू। इस एरिया से डिवाइड करने पर जो स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? और उस टाउ को लिखेंगे F/A2। टाउ से लिखेंगे और क्या बोलेंगे? F/, ये एरिया मानते हुए कि ये A2 है। और आप में से कोई कह सकता है कि सर ये वाला तो प्लेन है पैरेलल है, इसका भी तो पैरेलल है, तो इससे भी तो डिवाइड करेंगे तो शियर स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इससे भी करेंगे तो इससे भी करेंगे तो मतलब 4 आएंगे और नॉर्मल कितने आएंगे? 2। तो आप ये समझिए कि स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं शियर स्ट्रेस और एक को बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। यहां तक क्लियर है? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब 4 अलग-अलग शियर स्ट्रेस आएगा? नहीं, अगर क्यूबॉइड है तो ये वाला और नीचे वाला तो एक ही एरिया होगा। हाँ ठीक है। दो सेम ही होगा। इधर और उधर वाला चेंज हो सकता है, तो इधर और उधर वाला भी सेम ही होगा, बराबर होगा, लेकिन ऊपर वाला कितना नहीं क्यूब के केस में? क्यूब के केस में सब क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है। अब देखो ये जो शियर स्ट्रेस है और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, इसके वैल्यू से ज्यादा इसके नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। इसके वैल्यू से ज्यादा इसको नेचर को समझने का मतलब ये जो सरफेस है वो कैसा फील करेगा? ये सरफेस फील करेगा कि कोई मुझे बाहर खींच रहा है। आप सोचिए कि इस बॉडी को, अगर ये रबर का ऐसा बॉडी होता और इसको मैं इधर खींचता तो ये सरफेस क्या फील करता? कि कोई मुझे इधर खींच रहा है। ये सरफेस क्या फील करता है? कोई मुझे इधर स्लाइड करवा रहा है ना? ये चाहता है सरफेस कि मैं थोड़ा इधर हो रहा हूं। समझ पा रहे हैं? इसके नेचर को स्टडी करने के लिए एक स्पेशल केस लिया गया। इसके नेचर को स्टडी करने के लिए क्या लिया गया? एक स्पेशल केस लिया गया और उस केस में क्या किया गया? एक मेटल का ब्लॉक लिया गया जिसका लोअर एंड फिक्स कर दिए। एक मेटल का ब्लॉक लिए और उसका लोअर एंड फिक्स कर दिए। ये जो लोअर एंड है वो क्या है? फिक्स्ड लोअर एंड। आपको अगर मेटल का ब्लॉक समझने में दिक्कत हो तो आप बटर समझ सकते हैं। बटर खाए हो? तो बटर का एक स्लाइस समझो और इसको ऊपर से खींचना है ऐसे, तो इस सरफेस को सोचिए कैसा फील होगा। इस सरफेस से पहले शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर इसका एरिया A है तो कितना शियर स्ट्रेस जनरेट होगा? टाउ F/A। अब इस सरफेस को सोचिए क्या फील होगा। खींचते जाइए बटर का स्लाइस, कैसा बन जाएगा? आप समझ पा रहे? कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो, बोलो। क्या बन गया? ठीक है, थोड़ा समझ पा रहे ना कैसा दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से स्लाइड हो जाएगा। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा कैसा दिख रहा है? अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन देखो। बहुत ज्यादा हम 3D में समझाने की कोशिश करते हैं।
ये देखिए ऐसा है, इस पर ऊपर से खींचे तो ये ऐसा हो गया। अब ठीक है, ठीक है, ऐसा टिल्ट हो गया। नीचे एंड तो फिक्स था, तो ये वाला एंड तो कुछ हो नहीं सकता था, ये ऐसे रहा, ऊपर वाला था स्लाइड हो गया। तो ये जो एंगल चेंज हुआ इसको हम लोग थीटा से लिखते हैं। और ये एंगल बहुत कम चेंज होगा, मेटल का ब्लॉक है, बटर नहीं है। कैसा है? तो ये जो एंगल थीटा होगा ये बहुत कम चेंज होगा। थीटा क्या कहेंगे? वेरी स्मॉल। और ये रेडियन में है। किसमें है? रेडियन। और इस थीटा को हम लोग कहेंगे शियर स्ट्रेन। इस थीटा को क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेन। इस थीटा को हम लोग क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेन। जब एंगल बहुत छोटा हो ना तो थीटा का वैल्यू जो रेडियन में होता है वही टैन थीटा का भी होता है। थीटा, टैन थीटा और साइन थीटा तीनों बराबर होता है। कब? छोटा के लिए। आप लोग के पास, सबके पास कैलकुलेटर होगा, घर जाके आज ट्राई कीजिएगा। टैन 1 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना चाहे आप, 1 डिग्री को रेडियन में कर लो पहले, तो पाई बाय 180 होगा। 1 डिग्री को रेडियन में कितना कहते हैं? पाई बाय 180। तो टैन 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाय 180 के ही बराबर होता है। तो आप 1 डिग्री का वैल्यू पहले निकाल लेना कैलकुलेटर से, और फिर से पाई बाय 180 का निकालना, कितना बराबर है। 2 डिग्री का भी इसी तरह, 5 डिग्री तक का। ये 15 डिग्री तक एकदम आसानी से वैलिड होता है। कभी कभी 30 डिग्री तक भी वैलिड हो जाता है। ठीक है, 30 डिग्री तक भी रफली बराबर होता है, दोनों रफली बराबर होता है। और मैं ऐसे बोल के भी बता देता हूं आपको, जैसे साइन 30, चलो साइन 30 कितना होता है? 1/2 याद है हम लोग को। और 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे? पाई बाय 6। पाई का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3 ले लो, नीचे 6, 1/2 अप्रोक्सीमेटली बराबर है कि नहीं है? इज द tan 30 लो, tan 30 कितना होता है? 1/√3। tan 30 होता है ना 1/√3। तो अप्रोक्सीमेटली देखो √3 कितना होता है? 1.7। अप्रोक्सीमेटली 1/2 के ही बराबर आसपास आएगा। बोलो, अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं। 30 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ तो एंगल कम है, 3 डिग्री 5 डिग्री तक होगा। तो 5 डिग्री के बाद एकदम और ज्यादा क्लोज में बराबर होगा। अप्रोक्स भी बहुत कम ही लेना पड़ेगा। तो खैर, थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर थीटा को हम लोग रफली टैन थीटा लिख दें, तो टैन थीटा इस ट्रायंगल से कितना लिखोगे? इसका ये हाइट और ये लेंथ जो स्लाइड हुआ है उसको डेल्टा एल कह ले। कितना स्लाइड हुआ है? डेल्टा एल। तो टैन थीटा लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय एच। टैन थीटा क्या लिख सकते हैं? थीटा समझिए परपेंडिकुलर बेस। तो कभी कभी डेल्टा एल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, एक होता है हुक्स लॉ, हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है? शियर स्ट्रेस, टाउ। टाउ हो रहा है। जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में बदलोगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे। कौन सा कांस्टेंट? यहाँ बल्क मॉडुलस जी, सॉरी बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस जी, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू स्ट्रेन कितना? थीटा। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये फार्मूला होता है। और एक लाइन और लिख सकते हैं, टाउ का क्या लिख सकते हैं? F बाय A जी, थीटा क्या लिख सकते हैं? डेल्टा L बाय H। तो इस फॉर्मूले पर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो मोटा मोटी बस इतना ध्यान में रखना है कि शियर स्ट्रेस क्या होता है? जब एरिया फोर्स के पैरेलल हो। शियर स्ट्रेन क्या होता है? एंगल छोटा सा। और टाउ इज इक्वल्स टू जी थीटा होता है। इसी जी को शियर मॉडुलस कहते हैं। बस इतना काफी है किसमें? शियर स्ट्रेस में। खत्म। तो तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ लिए। अब एक दो कुछ पॉइंट है वो पढ़ के हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाएंगे। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए एक दो छोटा छोटा बात और डिस्कस कर ले। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर ले रिवेट के बारे में। इसके बारे में रिवेट। रिवेट क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए 2 रॉड है मेटल का, और मुझे इनको ज्वाइन करके रखना है। क्या करके रखना है? ज्वाइन करके। तो हम लोग क्या करेंगे? ड्रिल मशीन लाएंगे और इसे ड्रिल कर देंगे, इसमें भी इसमें भी। तो दोनों में होल हो गया, इधर भी कर देंगे। ठीक। अब
इन दोनों को ज्वाइन करने का दो तरीका है। पहला कि नट बोल्ट लगा दो, ऐसे नट लगाओ, उसको बोल्ट से टाइट कर दो। दूसरा तरीका है कि रिवेट लगा दो। रिवेट क्या होता है, जितना होल है ना उतना ही बड़ा, उतना ही डायमीटर का एक थोड़ा सा मेटल का कोई चीज ले लो, ठीक है, और उसको इस पे डाल के ठोक के पीठ के अंदर रख दो। हाँ, उतने ही लेंथ का, थोड़ा लेंथ ज्यादा भी ले सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा, ताकि पीठ के वो थोड़ा चपटा हो जाए, ताकि निकले ना। हाँ, सिलिंड्रिकल शेप का, उसको बोलते हैं रिवेट। तो जैसे मान लो ये एक मेटल है और ये दूसरा मेटल है, इन दोनों को ज्वाइन किए हम लोग रिवेट के हेल्प से। कैसे ज्वाइन किए हैं? रिवेट के हेल्प से। तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये क्या है? रिवेट है। अब इस पर फोर्स लगाया जाए, इधर फोर्स खींचे F, इस मेटल को भी खींचे फोर्स F। तो अगर आप इस रिवेट का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन पे कौन सा स्ट्रेस फील होगा? शियर स्ट्रेस की नॉर्मल स्ट्रेस? देखो इसका एरिया प्लेन क्या है? नहीं, फोर्स के पैरेलल है ना, तो इस पे कौन सा स्ट्रेस फील होगा? तो रिवेट, क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट फील्स शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब मान लो ये मैक्सिमम फोर्स जो झेल सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो झेल सकता है शियर स्ट्रेस, वो टाउ है। कितना मैक्सिमम स्ट्रेस ये झेल सकता है? टाउ। कौन? रिवेट। तो अगर अभी हम लोग लिखे थे कि टाउ क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो अगर फोर्स पूछे तो क्या कहोगे? टाउ इनटू एरिया। तो अगर ये टाउ शियर स्ट्रेस झेल सकता है तो मतलब इस पर कितना फोर्स मैक्सिमम आप लगा सकते हो? टाउ इनटू एरिया। बोलो कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं? और लेकिन यहाँ कितना रिवेट है? दो। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं? 2 इंटू टाउ इंटू एरिया। ये 2 क्यों लिखे हैं? दो रिवेट है। अगर 3 होता तो? और ये टाउ क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट रिवेट कैन सस्टेन। और इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एक सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं, करिए। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट two metals joined by two rivets, radius 5 centimeter, can sustain if maximum shear sustained by one rivet is 5 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर। सॉल्व कीजिए इसको सब लोग। देखिए, तो ये तो खाली पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द आंसर वाला सवाल था। तो बताइए एफ मैक्स कितना? 2 इंटू टाउ। टाउ होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एक जो झेल सकता है, वो दिया हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू एरिया। तो रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर 25 गुना 10 का पावर -4 10 टू पावर सेंटीमीटर में है ना जी। सेंटीमीटर को मीटर में 10 टू पावर -2 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे 10 टू पावर -4। तो अब देखिए ये 25 125 दूनी 250 गुना पाई का वैल्यू 3.14 और इनटू 100 न्यूटन। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौके 100 के 0 हाथ में रहा 10, 25 एकम 25 10, 35 के 5 हाथ में रहा 3, 25 किया 75 3 78, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा 1 जीरो और 78500 न्यूटन।
ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए? पीछे सर एरिया का फॉर्मूला पाई का स्क्वायर होता है ना सर? हाँ, तो वहाँ पर पाई इनटू 5 का स्क्वायर 25। और सर 10⁻⁴। अरे भाई सेंटीमीटर में तो मीटर में नहीं चेंज करेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करता है? 100 से डिवाइड करके, मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। ठीक, देखिए अगला एक समझिए, हम लोग कितने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर है? 3। इन तीनों को एक साइंटिस्ट थे, उसने रिलेट किया, उसका नाम था पॉइजन। क्या नाम था? वो पॉइजन जहर वाला नहीं था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पॉइजन ही है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या बोलते हैं? अब जरा समझ लीजिए इन चीजों को, ये सब चीज थोड़ा याद रखने वाला है। कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बुक्स में कहीं कहीं लिखा रहता है। पॉइजन्स रेशियो का एकाध कहीं कोई सवाल मिल जाएगा, एकाध बहुत रेयर केस में। तो पता हो तो सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द आंसर। अब पते नहीं होगा तो नहीं तो सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक ही चीज है, यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला, F/A = गामा * डेल्टा L / L0। मैक्सिमम टाइम वही फार्मूला यूज होता है। बाकी जो छोटे छोटे फार्मूले को ध्यान रखना है खाली। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, इस हेडिंग का नाम है पॉइजन्स रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन 3 मॉडुलाई ऑफ, मॉडुलस का प्लूरल होता है मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी, एंड रिलेशन बिटवीन 3 मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी के 3 मॉडुलस हैं उनके बीच का रिलेशन, पॉइजन्स रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन 3 मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। तो पॉइजन ने कहा कि देखिए, अभी तक तो आप लोग बहुत सिंपल केस डिस्कस कर रहे थे कि कोई वायर है, उसको खींचे तो लेंथ चेंज हुआ, एरिया भी तो घटता। कहां मान रहे थे आप लोग? एरिया नेगलेक्ट मान रहे थे। तो जब हम लोग यंग्स मॉडुलस डिस्कस कर रहे थे तो मान रहे थे ना कि लेंथ चेंज हो रहा है, लेकिन एरिया चेंज नेग्लिजिबल हो तो रहा था, लेकिन उसको क्या कह दे रहे थे? नेग्लेक्ट। पॉइजन ने कहा कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जिसमें नहीं नेग्लेक्ट कर सकते तो, जैसे मान लो ये एक रॉड है, ये मान लो क्या है? इस रॉड का लेंथ है L0 और इसका डायमीटर कितना है? D0। डायमीटर कितना है? और मान लीजिए इस रॉड को अब खींचा जाए ऐसे करके, दोनों साइड से खींचा जाए, तो अब क्या होगा? इसका लेंथ भी बढ़ेगा और डायमीटर घटेगा। मतलब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। लेंथ बढ़ गया देखिए, और डायमीटर, जो फाइनल लेंथ हो गया उसको क्या कहेंगे? L, और जो फाइनल डायमीटर हो गया उसको क्या कहेंगे? D। तो अब देखिए जो चेंज हो रहा है डायमेंशन में, वो 2 डायरेक्शन में हो रहा है। एक तो हॉरिजॉन्टल चेंज, दूसरा वर्टिकल चेंज। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, एक जो लेंथ का चेंज है वो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, बोलो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स के अलोंग, और दूसरा जो चेंज हो रहा है वो फोर्स के परपेंडिकुलर हो रहा है, बोलो। तो स्ट्रेन को पॉइजन ने 2 तरह से क्लासिफाई किया। स्ट्रेन को कितने तरह से क्लासिफाई किया? 2 तरह से। और एक को कहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का मतलब ही होता है अलोंग या पैरेलल। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का मतलब क्या होता है? पैरेलल। तो पैरेलल टू फोर्स, तो फोर्स के अलोंग, मतलब इधर की तरफ जो स्ट्रेन होगा, मतलब आज तक जो हम लोग स्ट्रेन पढ़े, मतलब डेल्टा L बाय L0, उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अभी तक हम लोग यही का चर्चा किए थे, चेंज इन लेंथ वाला। इसलिए कभी कभी ना क्वेश्चन में आपसे नॉर्मल स्ट्रेन भी जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं उसको कभी कभी लिख देता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड कीजिए, तो डरना नहीं, वही वाला डेल्टा L बाय जो L0 होता है उसी को क्या नाम दिया जाता है? क्योंकि वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है। एक और टाइप का स्ट्रेन जो डायमीटर में चेंज होता है ना, उसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? तो लैटरल स्ट्रेन कैसे होता है? परपेंडिकुलर टू फोर्स। लैटरल वर्ड का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर टू फोर्स, परपेंडिकुलर टू फोर्स। और ये कितना होगा? डेल्टा D बाय D0। परपेंडिकुलर टू फोर्स किसमें चेंज हो रहा है? डायमीटर में। तो क्या लिखेंगे?
और ये पॉजिटिव लिखोगे डेल्टा डी बाई डी नॉट की नेगेटिव, क्योंकि डायमीटर तो घट रहा है। और पिछले क्लास में भी सिखाए थे कि जब कोई चीज घटता है तो स्ट्रेन के लिए एक और नेगेटिव लगा देते हैं ताकि नेट वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। ठीक है, याद करो कहां बताए थे, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम घट रहा था तो वहां डेल्टा बी वी नॉट के सामने माइनस भी लगाए थे। बोलो। पॉइजन ने कहा कि पॉइजन रेशियो को हम लोग डिफाइन करेंगे, पॉइजन रेशियो को न्यू से किससे डिफाइन करेंगे, न्यू या म्यू बोलते हैं इसको। और ये होगा लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इस फॉर्मूले पे आपसे कभी सवाल पूछ सकता है, हो सकता है कभी ऐसा सवाल पूछ दे, या हो सकता है कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज ऑप्शन ए रेसिप्रोकल ऑफ लैटरल स्ट्रेन, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऑप्शन सी लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऑप्शन डी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय लैटरल स्ट्रेन। तो एक तरह का सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि हो सकता है पॉइजन रेशियो दे दे और इन दोनों में से कोई एक स्ट्रेन दे दे और पूछ दे दूसरा स्ट्रेन, तो निकाल लोगे ना। पॉइजन रेशियो ध्यान रखना यूनिटलेस होता है, क्योंकि ये स्ट्रेन भी यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस, यूनिटलेस बाय यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और पॉइजन रेशियो जो है वो सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक को रिलेट करता है, और ये रिलेशन हम लोग बहुत हाई स्टडीज में पढ़ते हैं, हम पढ़े हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इसको डिराइव करना सीखना था। आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है, वैसे फॉर्मूला भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आज तक कभी भी नहीं पूछा, लेकिन किसी एग्जाम में या प्रैक्टिस बुक करिएगा तो उसमें कहीं मिल जाएगा थोड़ा सा कि इसके बीच क्या रिलेशन है, तो वहां टिक मारने में आसानी हो, तो इसलिए हम लिख दे रहे हैं। जो बल्क मॉडुलस होता है, जो बल्क मॉडुलस होता है वो गामा बाय, इसको हमको भी सर्च करना पड़ेगा नेट से, तो ला गए हम भी, एक सेकंड को मेरे पास था लिखा हुआ। हाँ, जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है गामा बाय 3 into 1 minus न्यू, 3 into 1 minus 2 न्यू, और जो शियर मॉडुलस होता है वो होता है गामा बाय 2 into 1 plus न्यू। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे हम एक दो काम कर रहे हैं, इन दो फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम इस 1 minus 2 न्यू को इधर भेज दे रहे हैं, इससे लिख रहे हैं, तो 1 minus 2 न्यू क्या लिखोगे, गामा बाय 3b, बोलो, ये पहला इक्वेशन, और ये हम पूरे के पूरे को इधर भेज दे रहे हैं, तो लिखेंगे 2 plus 2 न्यू, इससे लिख रहे हैं 2 plus 2 न्यू इज इक्वल्स टू गामा बाय g। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को, तो 2 न्यू कट जाएगा, 1 plus 2 कितना हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो गामा कॉमन 1 by 3b plus 1 by g, इस गामा को इधर भेज दिए, तो 3 by गामा इज इक्वल्स टू 1 by 3b plus 1 by g, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 by गामा इज इक्वल्स टू 1 by b plus 3 by g। ये फार्मूला भी याद रखना है, जो तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच रिलेशन है, तीनों बीच रिलेशन है ना, गामा बीटा और जी के बीच, तो ये एक बात याद रखना है। हो सकता है कभी इस पे सवाल पूछ दे कि बीटा मतलब बी बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस देख के यंग्स मॉडुलस पूछ ले, या कोई दो देके कोई तीसरा पूछ ले। खाली ये 3-4 फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। लिखिए इसको, चलिए एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, और वो है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कहाँ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करता है। तो पहला जो इस्तेमाल करता है ब्रिज, हम लोग बनाते हैं ना, ब्रिज, बीम्स, कंस्ट्रक्शन,
तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में यूज करता है। बीम समझते हैं आप लोग? ये जो रॉड जो छत को हाँ छज्जा नहीं, हाँ छज्जा भी एक तरह का बीम ही है, छज्जा भी एक तरह का बीम ही है। और ये जो बीच में होता है ना जो छत को सपोर्ट करता है उसको भी बीम है। और ब्रिज तो समझते ही होंगे आप। एक एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है ट्विस्टिंग ऑफ साफ्ट। साफ्ट साफ्ट किसको बोलते हैं? बेसिकली रॉड का ही दूसरा नाम है साफ्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक बात याद रखता है, क्योंकि एक क्वेश्चन सब प्रैक्टिस बुक में घूमता है, सब पैकेज में हम लोग के सीट पे भी है। वो फॉर्मूला एक पता रखना है। वो क्या है? पहले ट्विस्टिंग ऑफ साफ्ट होता क्या है ये समझिए। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करेंगे। इसमें होता क्या है, एक साफ्ट लेते हैं और उसको ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करना मतलब अमेटना। आप इमेजिन कीजिए कि दो चक्का है गाड़ी का, दो चक्का कैसे घूमता है, बीच में एक्सल होता है, एक रॉड टाइप का होता है ना, उसके बदौलत घूमते हैं। अब किसी कारण से आपने ब्रेक लगाया तो एक चक्का रुक गया और दूसरा चक्का घूम रहा, तो इस रॉड के साथ क्या होगा? ट्विस्ट होगा, अमेठाएगा। दांत में पकड़ के पेन ऐसे अमेठे हो ना, वैसा टाइप का इमेजिन कर सकते। समझ रहे हैं आप? इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग ऑफ साफ्ट। मतलब रॉड का एक एंड तो फिक्स रहेगा, दूसरा एंड ट्विस्ट करेगा, दूसरा एंड ट्विस्ट करेगा। तो बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा तो टूट जाएगा। तो कितना मैक्सिमम ट्विस्ट हो सकता है उसको स्टडी करते हैं। तो ट्विस्ट करने के लिए टॉर्क लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तो टॉर्क को हम यहाँ कैपिटल टी से लिख रहे हैं। टॉर्क मतलब जो उसको घुमा सकता है। इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। फोर्स इनटू डिस्टेंस कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग रोटेशन में। तो ये टॉर्क होता है, और जितना एंगल से ट्विस्ट होता है उसको थीटा से लिखते हैं। थीटा क्या है? ट्विस्टिंग एंगल। और ये रेडियन में लिखना है आपको, इसमें लिखना है। तो कभी पूछा जाता है कि इस ट्विस्टिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, कितना इस वायर में, रॉड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, या कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, ये होता है हाफ इंटू टॉर्क इंटू थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू टॉर्क इंटू थीटा। बस ये बात एक याद रखना है। इसमें एक सवाल जो बहुत फेमस है पैकेज का, वो हम करवा दे रहे हैं कि अ रॉड इज ट्विस्टेड बाय 45 डिग्री ऑन एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क ऑफ 8 न्यूटन मीटर। कितना टॉर्क लगा दिए? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड। ठीक है? कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा? हाफ इंटू टॉर्क इंटू थीटा। तो हाफ इंटू टॉर्क कितना है? 8, और थीटा 45 डिग्री है, 1/4 पाई/4। अच्छा, पाई/4। तो ये 2 4 से 8 कट गया, कितना आंसर हो जाएगा? पाई जूल, मतलब 3.14। ठीक है? इलास्टिसिटी में थ्योरी इतना ही है। इलास्टिसिटी में थ्योरी इतना ही है। मतलब हम लोग इलास्टिसिटी एक तरह से कहें तो वक्त आ गया कहने का कि इति श्री रेवा खंडे इलास्टिसिटी समाप्त। ठीक है? और ये समाप्त हो जाता है नीट के लिए, स्कूल के लिए। जेई मेंस के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे। तो उसमें हम डिफरेंट बुक्स के हेल्प से डिफरेंट वीडियोस बना करके आपको देंगे, L5 L6 क्वेश्चंस का। और कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आज और प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक जेई एडवांस के लिए भी लेक्चर बनता है इसका, वो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, आपको देंगे। तो इसी सीरीज में उसको ऐड किया जाएगा। लेकिन L4 तक मोटा मोटी जितना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इलास्टिसिटी का, वो खत्म हो जाता है। तो इसके बाद अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग को ये होमवर्क दिया जा रहा है कि आप लोग के लिए एक असाइनमेंट शीट तैयार किया गया है इलास्टिसिटी के 50 क्वेश्चन का। इलास्टिसिटी का एक असाइनमेंट शीट तैयार किया गया है, इलास्टिसिटी असाइनमेंट, और उसमें 50 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे 50 क्वेश्चन हैं। ये 50 क्वेश्चन करने हैं। पहला काम क्या है आपको? ये 50 क्वेश्चंस करना है, और इनके डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।
पहले इसका डिस्कशन करेंगे, फिर एक HCV का भी डिस्कशन का लेक्चर बनेगा, और फिर हम कुछ अच्छा क्वेश्चन करा के DC पांडे से जो क्वेश्चन उठाए हैं वो भी कराएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा। एक सवाल अभी लिखिए, इसको लिखिए पहले और फिर एक सवाल करके दिखाइए सब लोग। The tension in a wire is T1 when its length is L1 and tension is T2 when length is L2. Find original length of wire. Find original length of wire. पहले उसको लिखिए, फिर क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। ये सवाल कर ले, बना किसी से सवाल? देखो कह रहा है कि, सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि द टेंशन इन अ वायर इज T1। किसी वायर में टेंशन कितना है? T1 है। कब? जब उसका लेंथ L1 है, जब उसका लेंथ, और कह रहा है कि उसमें टेंशन T2 है। कब? जब उसका लेंथ, तो बताइए ओरिजिनल लेंथ मतलब L0 कितना है, यही पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि T/A लेंथ चेंज का बात था। Yes. तो फॉर्मूला क्या आना चाहिए था आपको? फोर्स बाय एरिया, मतलब टेंशन बाय एरिया इज इक्वल्स टू गामा इनटू चेंज इन लेंथ बाय L0। बोलो यस सर। ये फॉर्मूला आना चाहिए था हुक्स लॉ का। स्ट्रेस टेंशन बाय एरिया इज इक्वल्स टू गामा इनटू डेल्टा L बाय L0। अब लिखो, पहले टेंशन कितना है? T1, एरिया कुछ नहीं तो A ही मान लो, गामा उस मटेरियल का गामा ही मान लो, डेल्टा L चेंज इन लेंथ क्या लिखेंगे? L1 माइनस L0, चेंज इन लेंथ है ना, तो L1 माइनस L0 बाय L0। ये पहला इक्वेशन। सेकंड केस के लिए क्या लिखेंगे? टेंशन हो गया T2, एरिया तो A ही है, मटेरियल थोड़ी चेंज हो जाएगा, सेम ही रहेगा। लेंथ चेंज क्या लिखेंगे? डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा? T1 बाय इज इक्वल्स टू गामा गामा कटा L0 L0 कटा, क्या हो गया? L1 बाय L0 अपॉन, तो T1 L2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T1 L2 माइनस T1 L0 इज इक्वल्स टू T2 L1 माइनस T2 L0। इस वाले टर्म को इधर भेज दो, तो T1 L2 माइनस T2 L1 उसको इधर भेज दो, T1 L0 माइनस T2 L0। L0 कॉमन, तो ये हो जाएगा T1 L2 माइनस T2 L1, और इसमें L0 कॉमन लोगे तो T1 माइनस T2 बचेगा, वो इसको इधर भेज दो। ये L0 ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूं, इससे आगे हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।